Now we are talking about the variables. Variables are वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रिसर्च में तो आता ही आता है कि आप हर स्टडी में वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स के भी कई सारे टाइप होते हैं, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो पर अपन को वेरिएबल समझने के लिए सिंपल सा ये है कि दो ऐसी यूनिट्स या दो ऐसे फैक्टर्स जो स्टडी में चेंज होते हैं, जब एक चेंज होता है तो दूसरे पे क्या असर पड़ता है वो अपन टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो इसका आप एग्जांपल ले लो कि इसमें अपन देखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो आपको पता होना ही चाहिए. तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यहाँ पे वो जो मैंने बताया था, जैसे कि आप स्ट्रक्चर कोई भी ड्रग है, तो एक पेशेंट को मैं दे रहा हूँ, बीपी वाला कोई पेशेंट है, मैंने 2 ग्रुप ले लिया, एक्सपेरिमेंटल में रिसर्च कर रहा हूँ. एक पेशेंट को मैं दे रहा हूँ प्लेसेबो. प्लेसेबो मतलब नहीं, कोई ड्रग नहीं है, ये सिर्फ एक गोली है जो कि आपको देनी है उसको. इट्स लाइक काट दिया आपने उसका, है ना. और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, आप एक्चुअल कोई ड्रग दे रहे हैं जो आपको टेस्ट करनी है. तो ये ड्रग आप जब पेशेंट को देंगे तो उसका क्या इम्पेक्ट पेशेंट के हेल्थ आउटकम पे पड़ेगा, या उसके बीपी कितना कंट्रोल होगा, वो आप मेजर करते रहेंगे जिस हिसाब से आपको, जैसे आपके टूल्स आपने बनाए हुए हैं मेजर करने के लिए. तो ये जो ड्रग है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. आप ये दे रहे हैं तो वो इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. दूसरी जो चीज़ है, आप इसको दे रहे हैं प्लेसेबो. प्लेसेबो का क्या इफेक्ट है, प्लेसेबो इसलिए देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि साइकोलॉजिकली भी आदमी का क्या कितना फ़र्क देखने को, वो डिफरेंस चेक करने के लिए, राइट. तो ये वाली चीज़ है. तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई. तो पर अब इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा अपना जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट करता है, या लाइक ट्रीटमेंट या कुछ चीज़ें चेंज करता है, लाइक, है ना, इस टाइप की बात है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में देख लो, एक्सरसाइज ड्यूरेशन और मूड स्कोर. सपोज करो कोई भी स्टडी है जो देखना चाह रही है कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मूड पे क्या इफेक्ट रहता है कोई एक्सरसाइज का. तो यहाँ पे ये जो है एक्सरसाइज आदमी ने करी तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, या तो करी या नहीं करी, है ना, वो वाली चीज़ है. अब उसका मूड पे क्या पड़ रहा है, तो मूड चेंज चेक कर रहे हैं अपन, है ना. तो ये आपका डिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट. नथिंग. अब वैलिडिटी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है यहाँ पे. वैलिडिटी अपन देखने जा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक अपना, नेक्स्ट टर्म जो है अपनी वो क्या है, वैलिडिटी एक टाइप के. द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट और स्टडी मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर. अब इसका मतलब ये है कि आपने सपोज करो कि कोई भी टूल बनाया, वो चीज़ वही टेस्ट करेगा जिसके लिए वो बनाया गया है. सपोज करिए कि वेट मशीन आपकी हाइट नहीं नाप सकती, वेट मशीन आपकी क्या नापेगी, वेट ही मेज़र करेगी, है ना, आपका वेट ही बताएगी, है ना. तो कोई भी ऐसा टेस्ट या कोई भी ऐसी स्टडी जो विच मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, जो वो चीज़ नापने का दावा करती है, लाइक इंच टेप पे लेंथ नापने के काम आता है तो लेंथ ही नापेगा, है ना, वो वाली बात है. तो डिप्रेशन, अब यहाँ पे ये प्यारा सा एक एग्जांपल है, बहुत क्यूट सा. कहाँ है डिप्रेशन वाला, ओह सॉरी, इधर. डिप्रेशन सर्वे इज वैलिड इफ इट एक्यूरेटली मेजर द लेवल ऑफ डिप्रेशन रादर देन एंजाइटी. डिप्रेशन का स्केल एंजाइटी को मेजर नहीं करना चाहिए, डिप्रेशन को मेजर करना चाहिए, वो वाली बात है. नेक्स्ट जो चीज़ है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी वैलिडिटी से बहुत ज़्यादा मिला हुआ. रिलायबिलिटी का मतलब आप सब भरोसेमंद जो चीज़ है उसको अपन बोलते हैं कि लाइक कि आप कितनी भी बार एक वेट मशीन पे आप चढ़ो, है ना, और कितनी भी बार उस पर चढ़ोगे आप, मतलब अलग अलग टाइम पे नहीं, अलग कुछ खा के चढ़ोगे तो डिफरेंस आएगा ही सी, पर वो हर बार एक्यूरेटली ही वेट मेजर करेगी. तो वो जो बार बार फ्रिक्वेंटली जो सेम रिजल्ट दे रही है वो उस चीज़ की क्या है, रिलायबिलिटी है. आप उस पर यकीन कर सकते हैं कि ये एक रिलायबल टूल है, ये एक वैलिड टूल है. पहली बात तो वैलिड टूल है, मतलब कि मैं डिप्रेशन मेजर करने जाऊँ तो डिप्रेशन ही बताएगा, और मैं जितनी बार इस टूल से मेजर करूँगा ये डिप्रेशन ही बताएगा, इसमें कुछ वेरिएशन नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी. तो ये जो चीज़ है, द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट टूल और रिजल्ट और स्टडी रिजल्ट ओवर द टाइम, कितने भी टाइम बाद आप यूज़ करें, तो वो द स्केल शोइंग द सेम वेट फॉर एन ऑब्जेक्ट रिपीटेडली इंडिकेट्स हाई लेवलिटी. आप कितनी भी बार कोई भी एक ऐसा स्केल है जो जिससे आप वेट मेजर करते हैं तो बार बार वो सेम ही वेट बता रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा वो है. इसके लिए चेक करने के लिए स्टैटिकल कुछ मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, राइट. अभी अपना ये कंट्रोल ग्रुप. नेक्स्ट अपना
जिस ग्रुप को आपने कंट्रोल किया था, मैंने बताया था कि आप हाइपरटेंशन की ड्रग दे रहे हैं एक ग्रुप को और एक ग्रुप को आप प्लेसेबो दे रहे हैं, तो इनको आपने कुछ नहीं दिया, तो ये रिसर्चर के हिसाब से क्या हो गया, ये आपका कंट्रोल ग्रुप हो गया, इसको आप विद होल्ड करके रख रहे हो, इसको कुछ नहीं दे रहे हो, ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, सिंपल। ठीक है, अ ग्रुप इन एक्सपेरिमेंट दैट डज नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंट, है ना, यूज फॉर कंपेरिजन, कंपेयर करने के लिए। अब वही न्यू ड्रग फॉर एंजाइटी द कंट्रोल ग्रुप माइट रिसीव प्लेसेबो, वही वाली बात है। लिमिटेशन अपन देख लो। लिमिटेशन का मतलब अपना ये है कि कॉन्स्ट्रेन और वीकनेस इन द स्टडी, कि कोई भी स्टडी का वीकनेस कि क्या क्या वो स्टडी कवर नहीं कर रही है। सपोज करो कि आपने स्टडी कंडक्ट करी है अर्बन पॉपुलेशन पे, तो वो रूरल पॉपुलेशन पे लागू नहीं होगी, वहाँ का डेटा वहाँ पे लेक करेगा, वो सेम जगह पे उसका कंक्लूजन अप्लाई नहीं होगा। यूएस में स्टडी करी है आपने, वहाँ के डायबिटिक पेशेंट्स पे करी है ना, या वहाँ के एंजाइटी या ड्रग एडिक्ट्स या फिर सब्सटेंस डिसऑर्डर जिनमें जो लोग लेते हैं, यूज डिसऑर्डर, है ना, तो एसिडी वालों के ऊपर आपने करी है, तो यहाँ पे उनका डेटा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ की जैव विविधता अलग है, यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है काफ़ी, क्योंकि यू नो डिजीज़ इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल थिंग, है ना, एक सिंगल पर्टिकुलर किसी रीजन से या किसी फैक्टर से कोई भी डिजीज़ नहीं होती है। क्योंकि पहले एक ऐसी थ्योरी आई थी कि किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक डिजीज़ होती है, बट बाद में वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी और एक थ्योरी आई थी कि डिजीज़ कोज करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स काम आते हैं। समझ करो आपको इन्फेक्शन है, अब कोविड में मेरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ, थैंक गॉड मेरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ, है ना, और आपको भी नहीं हुआ, किसी और को थर्ड पर्सन को ले लेते हैं लपेटे में, तो थर्ड पर्सन को हुआ, तो मेरी इम्यूनिटी भी अच्छी थी और मेरा एक्सपोजर भी कम था, मैंने क्वारंटाइन बढ़िया वाला काटा, है ना, और उसका ऐसा है कि उसका एक्सपोजर भी हो गया, दूसरी बात उसका एज फैक्टर भी, कि वो ज़्यादा एज हो गई तो उनमें इम्यूनिटी कम हो गई, लाइक वी आर यंग, आर सेल टेंड टू रीजनरेट मोर एंड मोर ओवर द टाइम, है ना, बिलियंस ऑफ डिवीजन गोइंग ऑन अप इन बॉडी एट अ बायोलॉजिकल लेवल, और उनमें क्या है कि वो प्रोसेस स्लो डाउन हो गया, उनका इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो गया, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हो गए, एक तो एक्सपोजर बढ़ गया, उसकी एज का फ़र्क पड़ गया, उसकी इम्यूनिटी का फ़र्क पड़ गया, तो मल्टी फैक्टोरियल चीज़ें हैं। इसलिए कुछ स्टडी जो किसी स्पेसिफिक जगह पे कंडक्ट करी गई है, वो ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पे लागू होगी, तो वो उस चीज़ की लिमिटेशन है। लाइक आपने अभी इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है वो क्या है, एग्जांपल्स के तौर पे सैंपल साइज, टाइम और एक्सेस टू डाटा इज़ अ रफ वर्क, नथिंग वी आर गोइंग टू कवर इट प्रॉपरली, है ना। तो अब ये है एथिकल। अब आपने स्ट्रेस मेजर, एथिकल का मैं पहले बता देता हूँ, जनरलाइज का बाद में बता दूँगा। एथिकल का ऐसा है कि आपने स्ट्रेस मेजर कर रहे हैं आप किसी चीज़ पे, तो आप फॉर मानवता के नाते भाई किसी की वही थोड़ी करना है आपको। हाँ, आप इतना स्ट्रेस नहीं दे सकते किसी को कि उसको मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम आए। आपको कोई ड्रग टेस्ट करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई कुर्बानी दे, है ना। तो वो एथिकल पर्सपेक्टिव है उस चीज़ का, वो ध्यान में रखना पड़ता है। जितनी लिमिट में आपको एथिकल कमेटी होती है, इसलिए रिसर्च कंडक्ट करने से पहले जब आप पीएचडी वाला रिसर्च करते हैं तो आपको एथिकल कमेटी से परमिशन लेनी पड़ती है। लाइक आपने चूहों वाली बात सुनी होगी, चूहों वाला एग्जाम्पल रिलेवेंट तो नहीं है इस टॉपिक से, पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं बताता हूँ कि एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी, उसमें ये था कि 4-5 ग्रुप था चूहों का लेबोरेटरी में। उन्होंने चूहे लिए, चूहों को पानी में डुबो दिया, तो जैसे वो डूबने वाले थे तो उन्होंने देखा कि पहली बार तो ये 4-5 चूहे उन्होंने लिए, 15 मिनट में ये चूहे डूब के मर गए, है ना। अब वापस से आपने कुछ नए ग्रुप को डाला चूहों के, और 15 मिनट जैसे आपको पता है कि 15 मिनट बाद ये चूहे मर जाएंगे, राइट। फिर आपने क्या किया कि आपने उन चूहों को मतलब 15 मिनट में बाहर निकाल दिया, तो वो बच गए, राइट, बच गए। अब थोड़ी बार बहुत देर उनको रेस्ट करवाया और फिर उनको फ्रेंच फ्राइज खिलाया, कुछ करा जो भी करा, है ना। अब आप वापस से उन चूहों को पानी में डाल रहे हैं और जैसे ही 15 मिनट हुए तो उनको लगा था कि हम इतने टाइम तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। उनको लगा था कि लास्ट टाइम में मेमोरी में ऐसा हुआ था कि मैंने कैसे सर्वाइव किया था, 15 मिनट बाद मुझे बचा लिया जाएगा। देयर इज़ अ स्लाइट आइडिया, उनके बीच में एक स्लाइट मोटिवेशन नाम की चीज़ है उनके दिमाग में कि 15 मिनट बाद कोई हाथ आएगा जो अपन को निकाल लेगा इस पानी से। तो उस 15 मिनट में फिर कोई हाथ नहीं आया, पर वो दे kept फ्लोटिंग और स्विमिंग इन दैट जार ऑफ वाटर। वो फिर भी 16-17 मिनट तक उन्होंने तैरा, तो उन्होंने 2 मिनट खींच दिया ना मामला। तो 2 मिनट किस हिसाब से खींच दिया, तो वो उनका मोटिवेशन था। तो उस टाइम पे उनके दिमाग में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बहुत बढ़िया लेवल पे जो है
स्त्रावित हो रहा था या बहुत सही लेवल पे घूम आ रहा था, लाइक, है ना। तो उन्होंने पाया कि यार कि एक सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन डोपामिन बहुत बढ़िया लेवल पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, बहुत बढ़िया लेवल पर रिलीज़ हुए हैं। तो इनको और मोटिवेशन के कंडीशन में उनको सर्वाइवल चाहिए था, तो थोड़ा निकल के आया और इन्होंने पुश किया अपनी लिमिट को, है ना। तो उस टाइम पे ये वाले न्यूरो ट्रांसमीटर्स निकल के आए थे। तो फिर आपने एक थ्योरी बनाई कि यार हो सकता है कि ये डिप्रेशन से निकलने में मदद करे। उस बेसिस पे फिर आपने एंटी डिप्रेशन ड्रग्स बनाई कि ऐसी ड्रग्स जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, जिनको अपन बोलते हैं, है ना, SSRI, फ्लुक्सिटीन वगैरह, काफ़ी इस टाइप की ड्रग्स होती हैं। वो ड्रग्स क्या काम करती है, सेरोटोनिन का लेवल सही रखती है ब्रेन में, ताकि आदमी डिप्रेशन में ना जाए, उसका मूड एलिवेटेड रहे, वो थोड़ा अप टू द लाइफ रहे, इन द लाइफ रहे, काफ़ी इवॉल्विंग रहे, है ना, रेदर देन एक जगह पड़े रहने के, होपलेस, हेल्पलेस और वर्थलेस होने के। तो ये आपकी एक सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है। तो एथिकल कमिटी मतलब कि आप चूहों पर तो ये चीज़ कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमंस। इंसानों के लिए तो सारी दुनिया है, मतलब आपने जानवरों वगैरह तो मार ही दिए सारे, है ना। तो सबसे सुप्रीम जो है इस प्लानट का कोई एंटिटी है तो वो प्लानट अर्थ का वो इंसान है। तो इंसानों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। eventually I disagree with the fact, है ना, बट या हियर इज़ आवर टॉपिक। तो जनरलाइज करने वाली बात है, तो कुछ ऐसी फाइंडिंग्स जो अर्बन पॉपुलेशन पे आपने कंडक्ट करी है वो रूरल पॉपुलेशन में जनरलाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। टाइम, अब किसी ने 3 महीने की स्टडी कंडक्ट करी है, तो कोई 3 साल एक्सरसाइज कर रहा है, तो 3 महीने वाला रिजल्ट और 3 साल रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। तो ये आपकी स्टडी की क्या है, लिमिटेशंस हो गई। इसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, डीलिमिटेशन। सॉरी यार, मेरा स्पेलिंग का लोचा रहेगा, डीलिमिटेशंस, इट्स बीन लॉन्ग टाइम, लिखे हुए काफ़ी टाइम हो गया इसलिए ऐसा आ रहा है। तो डीलिमिटेशन का मतलब यह है कि आपकी स्टडी कहाँ तक सीमित है। लेकिन आपने कोटा राजस्थान तक ही आपकी स्टडी करी है, आपने BSc नर्सिंग पार्ट 3 के स्टूडेंट लिए हैं। आप सपोज करिए आपने सिर्फ SMS हॉस्पिटल में आपने कोई क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट किया है, आपने सिर्फ क्या नाम से एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट लिए हैं, सपोज करिए आपने OCD वाले पेशेंट लिए हैं, तो वो आपकी स्टडी की लिमिटेशन है। उसमें भी आपने सिर्फ 22 से 28 साल तक के पेशेंट लिए हैं, तो ये आपकी स्टडी की डिलिमिटेशन है ना। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया लिया है, वो आपकी स्टडी की डिलिमिटेशन है। तो ये जियोग्राफिकल एरिया, एज वगैरह, ये वैसे चीज़ें अलग है, पर ये आपकी स्टडी की डिलिमिटेशन है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंट और इंटरवेंशन विच रिसर्चर प्लान टू कंडक्ट इन हिज स्पेसिफिक स्टडी, राइट। तो डेलिबरेटली अगर कोई रिसर्चर कोई काम कर रहा है ना, या किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक किसी स्पेसिफिक मेथड से आप टीचिंग कर रहे हैं, कोई ड्रग आप टेस्ट कर रहे हैं, कोई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप टेस्ट कर रहे हैं, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में कोई रिसर्च है, जैसे कि न्यूरो रिसेप्टर्स पे आप किसी एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल का एक्शन देखना चाह रहे हैं, तो वो जो चीज़ है वो आप इंटरवेंशन मैनिपुलेट कर रहे हैं जिस चीज़ को, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें ऑल्ट्रेशन जो आप डाल रहे हैं, अल्ट्रेशन जो डाल रहे हैं डेलिबरेटली, जानबूझ के, तो वो मैनिपुलेशन है रिसर्चर का, नथिंग, है ना। एक ट्रीटमेंट टाइप की चीज़ है जिसका स्टडी पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट चेक करेंगे, तो वो जो चीज़ होगी मैनिपुलेशन। लाइक वो वाली जो रिसर्च आई थी सोने और जगने वाली, जिसमें मेमोरी वाला था, उसमें ऐसा था कि 8 घंटे सोना और 6 घंटे और 4 घंटे, तो 6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे वो आदमी सुला रहा है, उनके ऊपर स्टडी कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का ये मैनिपुलेशन है ना। उसने एक ग्रुप रखा जो 8 घंटे सोते हैं वगैरह वाला। अब किसी एडवर्टाइज, लाइक आपने किसी कैफ़े में गए होंगे या कोई ऐप आपने इंस्टॉल किया होगा, एक एग्जांपल हो रहा है एडवर्टीजमेंट का, तो वहाँ पे आपसे पूछा गया होगा कि आप क्या देख के हमारे पास आए, हमारा ऐप क्या सोच के आपने, कहाँ से आपको मिला कि इस ऐप पे आप आए हैं। लाइक आपके फ्रेंड ने आपको ये ऐप सजेस्ट किया है, या आपने आपको एड से मिला है, या फिर आपने इसके बारे में सुना है। तो ये चीज़ क्या है, ये एड्स का इम्पैक्ट चेक कर रही है वो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, कि भाई हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं वो काहे से एंगेज होकर आ रहे हैं। वो सपोज करोगे अपने, उनको हमारा एड बहुत अच्छा लगा, या फिर उनको जो भी है किसी ने सजेस्ट किया हमारी क्वालिटी के बारे में, तो वो इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है एडवर्टीज़मेंट, ये एक टाइप की क्या है, अब चाहे ये एडवर्टीज़मेंट आप रोल प्ले ले लो या फिर टीवी मास मीडिया, है ना, ये क्या है, ये मैनिपुलेशन है जो आप चेंज कर रहे हैं। या अब एक क्या है, ये देखो नया टॉपिक आ गया आपका,
हियर इट इज़ रिसर्च स्टडी सेटिंग, जहाँ पे भी आप स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो जो मैंने चूहों वाला एग्जांपल बताया था वो आपने सपोज करिए कि आपने क्लिनिकल रिसर्च करी, तो वो लेबोरेटरी में आप कंडक्ट कर रहे हैं। कोई फील्ड वाली रियल वर्ल्ड रिसर्च ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को का बिहेवियर किसी स्पेसिफिक जगह पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑनलाइन जैसे कि गूगल फॉर्म आपके पास आता है सर्वे के लिए कि आप सेटिस्फाइड है हमारी सर्विसेज से, ये वो रेटिंग करें, ये क्वेश्चंस के जवाब दें। तो ये क्या एक टाइप का ऑनलाइन सर्वे चल रहा है, ठीक है, ये स्टडी सेटिंग है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से अपना सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें मैं आपको दिखा भी दूंगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब कि आपके स्टडी में आप जो भी हाइपोथेसिस लेते हैं कि किसी चीज़ का किसी चीज़ पे इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, किस बेसिस पे देखना चाह रहे हैं, आपने आइडिया कैसे लगाया उस चीज़ का, तो वो आइडिया मैंने लगाया किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी के हिसाब से, वो आपका क्या है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब विजुअल और अ रिटन स्ट्रक्चर दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन की कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स इन द स्टडी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरीज, पुरानी थ्योरीज के हिसाब से। सपोज करो कि आप मास्लो हायरार्की ले लो आप, है ना, मोटिवेशन की थ्योरी आप कामिल देखो, ये देखो इन्होंने क्या डाल रखा है, तो इन्होंने कॉन्सेप्चुअल फ्रेम स्टडी ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कोई भी ऐसी स्टडी जिसमें आप स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, तो उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या क्या आपको बताएगा कि एक तो स्टडी की हैबिट, पेरेंटल सपोर्ट और स्कूल सोर्सेज, तो ये आपका उसमें कंसिडर किया जाएगा, आप करना चाहिए आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। इनका फ़र्क पड़ता है किस पे, इस पे स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वही आपने अगर कहीं से वैसे लिया, थियोरेटिकल मतलब किसी थ्योरी के हिसाब से आपने कंक्लूड करके उसकी बिब्लियो निकाल के उसका इंटरप्रेट करके उस सेम फिनोमिना को, उस सेम टाइप के कॉन्सेप्ट को आपने अपने रिसर्च में यूज़ करके लगाया है, उस हिसाब से आपने सोचा है, तो वो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हो गया। जैसे कि कोई भी स्टडी मोटिवेशन पर आप कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो आपने मोटिवेशन पे की हाइपोथेसिस जो बनाई है आपकी स्टडी की, वो किस बेस पे बनाई है, आपने मोस्टली की थ्योरी जो वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है उस हिसाब से आपने उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए, समवेयर इन योर माइंड आपने रखते हुए बनाया है। तो कि आपकी बेसिक नीड्स जब फुलफिल हो जाती है तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है ना। तो ये उन्होंने ध्यान में रख के मोटिवेशन पे स्टडी कंडक्ट करी है, राइट।